Welcome to another edition of Decode Haryana. Today we have with us National Spokesman of the BJP and Media Advisor to Haryana CM, Mr. Rajiv Jaitley. I am Pradeep Sharma and जेटली साहब आपका बहुत बहुत ट्रिब्यून में स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रदीप। तो जेटली साहब, हरियाणा गवर्नमेंट का 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तो कैसे देखते हैं 1 साल में क्या खोया क्या पाया? मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने बहुत पाया। उनको एक ऐसा सीएम मिला जो उनको अपना जैसा लगता है, उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो उनको लगता है कि मेरी दिन हो या रात हो, मुझे सुनने वाला कोई यहाँ मौजूद है, मेरी हियरिंग हो सकती है, मैं किसी भी टाइम जा कर के इस दरवाजे पे दस्तक दूंगा, नॉक करूंगा तो दरवाज़ा खुलेगा। ये बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसी फीलिंग जनता के बीच में आई है। तो जो भी मिला है वो इस प्रदेश की जनता को मिला है, और जिसकी वजह से मिला है वो अगर मैं कहूँ तो सिर्फ नायब सिंह सैनी जी की वजह से मिला है। तो महिलाओं को उनके अधिकार मिले हैं। सबसे पहली बात आप ये सोचिए कि जब आपको लगता है कि मेरा पिता मेरे साथ खड़ा है या मेरी माता मेरे साथ खड़ी हैं, तो उस बच्चे को ये एहसास होता है कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरी सुरक्षा इनके हाथ में है, ये अपना दायित्व निभा रहे हैं और दे आर ऑनेस्ट, वो मेरे लिए ऑनेस्ट हैं। तो जो फीलिंग एक फादर और मदर की हो सकती है अपने बच्चों के लिए, वही फीलिंग कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सीएम अपने प्रदेश की जनता के प्रति रख रहे हैं, और ये एहसास जनता को हो चुका है। तो ये जैसे सब ऑपोजिशन का बड़ा आरोप ये लगता है कि देखो जी 1 साल हो गया, इवन लाडो लक्ष्मी योजना भी जो हुई और स्कीम्स भी हुई, उसको भी थोड़ा सा डाइल्यूट करके गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। कि पहले वादा तो ये था भी 18 साल के ऊपर जितनी महिलाएं होंगी इनकम क्राइटेरिया नहीं होगा, उसमें अब 23 साल का कर दे कुछ। मतलब आप कैसे इन आरोपों को कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सभी फेसेस में हो रहा है। ये पहली बार इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, लाखों महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अभी देखिए ना, ये पोडियम पे खड़े होके अनाउंसमेंट कर देना और उसके बाद उसको फुलफिल ना करना, ये कल्चर तो रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, लेकिन पहली बार आपने देखा कि जो खड़े होके अनाउंसमेंट करते हैं वो अपनी ओथ से पहले उसकी कमिटमेंट को फुलफिल भी करते हैं। ये कल्चर भी पहली बार डेवलप हुआ, वो भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने करके दिखाया। सिमिलरली ये स्कीम भी हर महिलाओं को मिलेगी इस प्रदेश की, और अभी भी जो इसकी शुरुआत की गई है उसमें हो सकता है एक ही घर के अंदर 4 लेडीज हों, चारों नीडी हों, और चारों को ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक घर में एक लेडी को मिल रहा है तो दूसरी को नहीं मिल रहा, हर महिला को ये अधिकार मिलेगा। और हमने तो कमिटमेंट्स निभाने सीखे हैं। हम तो वो पार्टी है जो ओथ लेने से पहले नौकरी देने वाली पार्टी है, कि हमने कमिटमेंट लिया था कि आपको नौकरी देंगे, तो हमने दे के दिखाया। तो मुझे लगता है ये प्रदेश की महिलाओं को भी ज्ञान है, जानकारी है इस बात की कि अगर इस सरकार ने या इस सीएम ने कह दिया है तो वो होके ही रहेगा। तो आई थिंक ये कमिटमेंट का आपका जो वादा था वो मेरे ख्याल तीसरी बार सरकार बनी, शायद उसी का रिजल्ट है एक। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि बहुत आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अपने भी बच्चे जो हैं, हम पहले क्या होता था कि एक तरफा सोचते थे, ये कल्चर था हमारा। अब हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो आज का यूथ है वो अच्छा होता है तो उसे अच्छा कहता है, उससे अच्छा महसूस नहीं होता तो वो उसकी खिलाफत भी करता है। हम उस प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए ना, हरियाणा तो मैक्सिमम एरिया जो सा है वो नेशनल कैपिटल रीजन में ही चला जाता है। हम उस प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पर जनता बहुत जागरूक है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपने राइट्स को जानती है। ऐसे प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार का आना ये अपने आप में दर्शा देता है कि सरकार अपने कामों को लेकर के कितनी कमिटेड है, कितनी ऑनेस्ट है, और होप से ट्रस्ट, ये तो नायब सिंह सैनी जी ने करके दिखाई दिया। ये तो है। चलो अब थोड़ा हरियाणा पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस ने नया प्रदेश अध्यक्ष नेम किया है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया। आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो बहुत देर कर दी है, और ये कोई कुछ नया तो नहीं हुआ है इसमें। कुछ नया होता तो हम भी आपसे इस पे डिस्कशन कर सकते थे। हुड्डा साहब का सबको ही पता कि उन्होंने बनना था, क्योंकि अब कंट्रोल पूरा हुड्डा साहब के हाथ में है। यहाँ पे कांग्रेस नहीं है, हुड्डा साहब है यहाँ पे। दूसरा,
ऐसा जो कहा जाता है कि जिनको बनाया है वो भी उन्हीं के साथ ही हैं, तो मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग डिबेट आपकी बनेगी। इस क्वेश्चन को अगर आप उठा करके शैलजा जी के पास ले जाएं या सुरजेवाला जी के पास ले जाएं, उनके पास शायद ज़्यादा अच्छे जवाब होंगे जितने जवाब मैं दे सकता हूँ उनके बारे में। वो ज़्यादा अच्छे जवाब देंगे कि वो क्या, उनकी क्या कमियां हैं या क्या मजबूती है या मजबूती है भी या नहीं है। ये सारे आंसर्स उनके पास और वो दे भी रहे हैं मुझे लगता है आजकल पब्लिक डोमेन के अंदर। तो आप बीजेपी का प्रधान का भी इलेक्शन ड्यू है, तो आप क्या समझते हैं कब तक वो मतलब होना चाहिए? हमारा इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। अभी आपने कल भी देखा कि हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और एक अनाउंसमेंट कल भी हुई है कि अब गुजरात में भी अब नॉमिनेशन करवाना है। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के भी और राष्ट्रीय लेवल पे जो अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं उनकी घोषणा हो जाएगी। तो इसमें राजीव जी एक ना बीजेपी के खिलाफ एक बहुत एलिगेशन ये भी लगती है, अभी ये जैसे कल से बजिंदर सिंह जो फॉर्मर एमपी हैं, आपकी पार्टी से एमपी रहे, कांग्रेस में हैं आजकल, वो सद्भाव यात्रा एक निकाल रहे हैं। उनका मेन एलिगेशन यही रहता है ये बीजेपी ने जी भाईचारा बहुत ख़राब किया जब से बीजेपी पावर में आई। तो भाईचारा ये बनाने के लिए एक सद्भाव यात्रा निकालने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं, मतलब बिकॉज हरियाणा में कास्ट कम्युनिटी का काफ़ी रोल रहता है इलेक्शन में भी और वैसे भी। एक मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर एक रिसर्च विंग है, वो पार्टी की नहीं है, वो इंडिविजुअल है, वो सबकी है। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हर आदमी को कुछ नया करना पड़ता है कि मैं भी इस पार्टी में हूँ। ये काम सुरजेवाला साहब को भी करना पड़ता है, शैलजा जी को भी करना पड़ता है, विजेंद्र जी भी यही सोच रहे होंगे कि मैं किस रास्ते को चूज़ करूँ, किस रास्ते को चुनूँ ताकि मेरी भी आइडेंटिटी बनी रहे। ये पता चले कांग्रेस पार्टी को मैं भी इस पार्टी का हिस्सा हूँ, सिर्फ हुड्डा साहब नहीं है या हुड्डा साहब जिसे चाहते हैं वो नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश के अंदर कास्ट फैक्टर या सद्भावना इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका केवल एक उद्देश्य है, मैं अपनी एग्जिस्टेंस कैसे साबित करूं। तो इस एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए आपने देखा पहले अशोक तंवर बड़ी स्ट्रगल करके चले गए, सुरजेवाला साहब कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर के कर्नाटका से यहाँ आ जाते हैं कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, शैलजा जी के हालात आपने देखे हैं किस तरीके के रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस है उनके वहाँ पर। जब तक हुड्डा साहब हैं मुझे लगता नहीं कि कितनी भी बड़ी यात्राएँ क्यों ना कर लें, ये अपने आप को शायद सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे। तो ये आप कह रहे हैं भी आपका ये अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए एक अटेम्प्ट अंडरस्टूड है, हाँ। मतलब बिकॉज कांग्रेस में भी फैक्शनलिज्म तो काफ़ी रहा है, शुरू से रहा है, लेकिन धड़े हैं। पर क्या ये बीजेपी में भी कुछ, बिकॉज बीजेपी में इतना ओपन नहीं होता, बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है, हमारी पार्टी सिस्टम से चलती है। हाँ, जैसे देखो आप स्वर तो आपके भी कभी कभी मुखर होते हैं, राव इंद्रजीत के हों या पीछे आरती राव ने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी, वेद साहब भी कुछ ना कभी कोई तीर छोड़ देते हैं, मतलब होता तो मतलब है। बट आई थिंक बीजेपी बेटर मैनेज। देखिए मैं आपको थोड़ा सिंपल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बीजेपी एक ट्रैक पे चलने वाली ट्रेन है और कांग्रेस या बाकी पार्टियों को देखेंगे तो ये वो ट्रक हैं जिनके टायर फट गए हैं, जिसका स्टीयरिंग आप संभाल नहीं सकते हो। फिर हमने देखा ना रोड पे कभी इधर चले जाता है, कभी इधर, कभी गिर भी जाता है, कभी पलट भी जाता है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो यही है कि हम ट्रेन पे चलने वाला ट्रैक है और जब ट्रेन पर ट्रैक पे ट्रेन चलती है तो कभी कभी उसकी साउंड भी आती है, लेकिन इवेंचुअली वो स्मूथ हो जाती है। तो वो फटे हुए टायर के साथ अगर ट्रक चलाएंगे तो आपको लगता है कि आप कितनी देर तक ड्राइव कर सकते हैं आप उसे। तो इसमें राजीव जी एक हरियाणा में मुद्दा देखो, हरियाणा में आपको भी पता, आप बड़े साल से हरियाणा से जुड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी बड़ी इन्फ्लुएंशियल और बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये बार बार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी कई बार ये कंप्लेन करते रहते हैं भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न लेवल पे, वो उसमें काफ़ी कमी रह जाती है। बिकॉज आपको पता है एमएलए एमपीज़ हर एक की ग्रीवियंस तो वो इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर सकते, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप ये कैसे समझते हैं भी गवर्नमेंट इस लेवल पे क्या काम कर रही है? बिकॉज ये बड़ी कंप्लेंट रहती है लोगों की भी, जैसे सीएम साहब से भी हज़ारों लोग मिलने आते हैं, वो भी ग्राउंड से ही आते हैं। तो उसको मतलब ये सिस्टम डिलीवरी सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट का क्या? देखिए मैं इसमें बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, हर स्टेज पे आकर के कुछ नया सीखने को मिलता है। जब भी अपनी ग्रेवेंसेस मिनिस्टर्स रखते हैं या मेंबर लेजिस्लेटिव रखते हैं या मेंबर पार्लियामेंट रखते हैं, उसके बाद जब वो नई बात लेकर के आते हैं तो उसके बाद से इमीडिएटली सीएम एक्शन भी लेते हैं। पीछे भी आपने देखा होगा
मैं तो आपकी स्टोरीज पढ़ता हूँ ट्रिब्यून की, तो उसमें भी कई बार इस तरह के आर्टिकल मैंने देखे हैं कि सीएम ने इमीडिएट एक्शन लिया उसके ऊपर। अगर किसी की वो ग्रेवेंसेस थी, किसी ने किसी की कंप्लेंट करी, यहाँ कोई अभी गुंजाइश नहीं दी जा रही है ब्यूरोक्रेसी को कि जो हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दें। ऐसी अब गुंजाइश नहीं दी जा रही है और एक्शन भी लिया जा रहा है, कड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है। और आगे भी मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर इस तरीके से किसी को दबाने की कोशिश होगी ब्यूरोक्रेसी से, तो उसका भी सीएम साहब जानते हैं कि किस तरीके से उसका इलाज करना है। तो जित साहब, जैसे फर्स्ट ईयर तो गवर्नमेंट का कंप्लीट हो रहा है, आपने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसका जो फर्स्ट आई थिंक मेजर जो उसका प्रॉमिस था वो लाडू लक्ष्मी स्कीम था, वो तो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर में मतलब कैसे किस तरह के जो संकल्प पत्र को इम्प्लीमेंट करने का क्या नहीं, हमारा एक अभी मैंने पीछे एक स्टेटमेंट आई थी, आपने भी देखी होगी, कि हमने बाकायदा परसेंटेज निकाल के बताया था कि हम कितना परसेंट हम अपने जो हमने मैनिफेस्टो को अंदर जो वायदे किए थे कितने कंप्लीट कर दिए। एक भी वायदा उसका ऐसा नहीं रहने वाला जिसको छोड़ा जाएगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। 2014 से पहले के मैनिफेस्टोस उठा के देखिए आप। अब तो मैनिफेस्टोस बदलते जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट भी बदल रही है। मैनिफेस्टो के अंदर ना 3 वायदे बहुत ज़्यादा लिखे होते थे, बिजली, सड़क और पानी। अगली बार आएंगे तो सड़क देंगे। मैं तो आज देखो 50+ हो गया हूँ और मैं 50 साल से यही मैनिफेस्टो देखता आ रहा था और एक उम्मीद जगती थी कि अब ये सरकार आएगी तो सड़क जरूर बनाएगी। बिजली, उम्मीद नहीं थी कि हम बिजली के साथ भी जी सकते हैं। पहली बार देखिए लोगों के मैनिफेस्टो से बिजली वाला शब्द हट गया। वो भी किसी की देन है तो बीजेपी की है। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दी। 18,000 गांव बचे थे, उन तक भी हमने बिजली पहुंचा दी। और अब पहुंचा दी एक बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी, कितनी सरप्लस बिजली हमारे पास है, क्योंकि बिजली तो हमारे पास हमेशा से अवेलेबल थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था हमारे पास। वो भी इतना मजबूत किया कि हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पहले साल के अंदर हमने लगभग 32,000 स्क्वायर किलोमीटर की इलेक्ट्रिफिकेशन किया। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 50 से 60, अब 1-1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे पहुंच गए थे। आज भी देखिए, जबकि हमने सब कुछ कर दिया, फिर भी हम नई नई इनोवेशन के साथ आ रहे हैं कि कैसे बिजली की चोरी रोकी जाए, कैसे ऐसे तारें बिछाई जाए, या कैसे उसको और आगे तक पहुंचाया जाए। तो मतलब टेक्निकली हम इतना आगे जा चुके हैं कि ये बेचारी जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, अब मैनिफेस्टो के अंदर इनको वायदे सोचने पड़ते हैं। एक वायदा इन्होंने हिमाचल में जरूर कर दिया था पेंशन को लेकर के, आज तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं ओल्ड पेंशन को, ओआरओपी पे आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मौजूदा उनके एम्प्लॉइज़ हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, अगर वो उसको पेंशन देते हैं तो इनकी तनख्वाह रुक जाती है। तो वो भी समझ में आ गया कि इस तरीके के वायदों से जो सरकार बनती है बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली नहीं होती। तो आपका जो कहने का मतलब है, बीजेपी का जो गुड गवर्नेंस मॉडल है वो लोगों को भाता है, मतलब नेचुरली। क्योंकि देखो आप हरियाणा में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है और दिल्ली में आपकी सरकार है, ये रीजन में काफ़ी स्टेट्स में आपकी सरकार है। अब जो नेक्स्ट बड़े इलेक्शन होने हैं पंजाब में होने हैं और फरवरी में 2027 में ड्यू हैं। तो बीजेपी, बिकॉज बीजेपी इस टाइम पहले तो अकाली दल के साथ सरकार में रही है, तो अब 27 के इलेक्शन में, पंजाब के इलेक्शन में आप बीजेपी का कैसे रोल देखते हैं? देखिए बहुत बड़ा रोल है। पंजाब की जनता ने महसूस कर लिया है, दो गवर्नमेंट देखी इन्होंने। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद अकाली दल की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई। और जो अभी पीछे हुआ है, जो चल रहा है, जो फार्मर्स के एजिटेशन चल रहे हैं, आम आदमी परेशान है, क्राइम इतना बढ़ गया है, चिट्टे की दुकानें सड़कों पर लगनी शुरू हो गई हैं। तो आप ये सोचिए, जब इतने बुरे हालात से आदमी निकलता है ना, तो उसको समझ में आता है कि मैं क्यों नहीं इस प्रदेश को हरियाणा जैसा बनाऊं। जबकि पंजाब का बड़ा भाई, हरियाणा का बड़ा भाई पंजाब है, लेकिन आज मॉडल वो भी अगर चूज़ करना चाहते हैं तो वो हरियाणा का मॉडल लेना चाहते हैं। फार्मर्स ने बाकायदा खुले मीडिया को बाइट दी है कि भाई वाई नॉट नायब सिंह सैनी, वैसा मॉडल क्यों नहीं होता हमारे पास, वैसा सीएम क्यों नहीं है हमारे पास। तो जब वो हमारे मॉडल्स को की रिक्वायरमेंट और डिमांड करने लग पड़े ना वहाँ के किसान, तो ये बात साफ हो रही है कि अब पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो आप कहने का मतलब है जो हरियाणा मॉडल है वो आपको
इलेक्शन में मतलब पंजाब में रेप्लिकेट करने की कोशिश अब बीजेपी की है, मतलब हरियाणा मॉडल लेके हमारा मॉडल ऐसा नहीं होता कि हरियाणा मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल। हमारा मॉडल होता है राष्ट्रीय मॉडल। उस राष्ट्रीय मॉडल के अंदर इस राष्ट्रीय स्तर पर इस देश को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, कैसे जीडीपी को अप लेके जाना है, कैसे देश को मजबूत करना है, इस मॉडल के अंदर हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनमें भी कंपटीशन होता है। उनमें भी कंपटीशन होता है कि मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ। फिर वो कंपटीशन में मतलब वो प्राइम मिनिस्टर उसको प्रेज भी करते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि स्टेट ने जो अपने मॉडल अपनाए और अगर वो अच्छे लगे तो पीएम ने ये कहा कि मैं इसको नेशनल लेवल पर इसको लेकर के जाऊँगा। तो ये जो हमारी जो इनोवेशंस होती हैं स्टेट की, वो कई बार नेशनल लेवल पर भी जाकर के वो बेनिफिट देती हैं। कई बार जो नेशनल लेवल से पॉलिसीज बनती हैं वो हमारे स्टेट को बेनिफिट देती हैं। तो हम म्यूचुअली चलते हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं जहां हमारी सरकार नहीं, लेकिन जनता एक्सपेरिमेंट करती है। जनता ने हिमाचल में किया था, आज महसूस कर रही है कि भाई हमने गलती करी, आज महसूस कर रही है। जनता ने पंजाब में किया, अब रियलाइज़ हो रहा है उनको। तो जहाँ जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं इवेंचुअली फिर भारतीय जनता पार्टी ही रिपीट करवाते हैं लोग, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही एक सरकार है जो डिलीवर कर सकती है, यही एक सरकार है जो ऑनेस्टली काम कर रही है, यही एक सरकार है जो जनता के लिए बनी है, जो गुंडों को एरेडिकेशन के लिए बनी है। तो ये जब सारी चीज़ें अगर एक ही जगह मिल रही हैं तो फिर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी में क्यों जाएगा, आप सोचिए। थैंक यू राजीव जी। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अनदर एडिशन ऑफ Decode हरियाणा. Do follow us on our social media platform and do subscribe to our hugely popular newspapers, The Tribune, Dainik Tribune and Punjabi Tribune. Thanks for watching.